हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो डाली थी कॉमन एरर्स पे, जो एग्ज़ाम में इंग्लिश पार्ट से जो क्वेश्चंस कॉमन एरर्स पे आते हैं नाउन से रिलेटेड, वो वीडियो हम पहले कर चुके हैं 2 पार्ट में। इस वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी कॉमन एरर्स है उस पर डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम रूल्स को समझेंगे। तो आप अपना नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिए इससे, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, वरना खाली रूल्स पढ़ के आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, यहाँ बिटवीन का यूज हुआ है। अब जैसे ही आपने बिटवीन देखा तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव का। यहाँ यू एंड आई का यूज हुआ है, जो गलत है। यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सेम है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है। आई का ऑब्जेक्टिव मी यूज होगा, क्योंकि आप इसे अगर हिंदी में भी बोल के देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ऑल द डाउट्स, सभी डाउट्स क्लियर हैं तुम्हारे और मेरे बीच में, ना कि तुम और मैं के बीच में, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कीजिए। अगर प्रॉपर रूल देखना है तो रूल अपना क्या कहता है कि जहाँ भी लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट वो प्रीपोजिशंस, इनमें से किसी का भी यूज हो तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने ज़्यादातर बोलते रहते हैं लेट्स गो, है ना। तो यहाँ देखिए लेट के बाद एस का यूज हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव केस है वी का, है ना। लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ लेट के बाद मी का यूज हुआ है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, है ना, यहाँ बिटवीन के बाद हर और मी का यूज हुआ है। तो जहाँ भी बिटवीन, लेट, बट इन सब का यूज हो या प्रीपोजिशंस का यूज हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा, इसका ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस 2 or more member object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। इसमें क्या है, अनलेस का यूज हुआ है, 2 or more members। अब देखिए 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया है क्या, उसका क्लब में ज्वाइन होना, है ना। यहाँ ज्वाइनिंग एक जीरंड फॉर्म है ना। ज्वाइनिंग का ज्वाइन के आगे आईएनजी फॉर्म लगा के अगर आप नाउन बनाते हैं वर्ब के आगे तो वो जीरंड फॉर्म हो जाती है। उसके पहले हिम का यूज नहीं होगा, उससे पहले हमेशा अपना जो प्रोनाउन है उसका पॉजेसिव फॉर्म है उसी का यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव का यूज होगा क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में पॉजेसिव जो फॉर्म है वो यूज होगा। मतलब यहाँ हिज का यूज होना चाहिए। कि अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, उसका ज्वाइन करना, इसका ऑब्जेक्शन उठा है, ना कि उसके बारे में। अगर राम का ज्वाइन करने की बात करें तो राम के पे ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके क्लब को ज्वाइन करने पे ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ हिम का यूज़ ना होके हिज का यूज़ होगा, ये अपना रूल है। प्रॉपर रूल देखना है तो प्रॉपर रूल क्या कहता है, जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग। अब देखिए माई विनिंग, यहाँ अगर मैं लिखता मी विनिंग तो ये गलत होता। मेरी जो विनिंग है, मेरी जीत उस मैच में है, उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ना कि मैं मेरे बारे में, है ना। तो यहाँ जिरंड फॉर्म के पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। यहाँ भी देखिए हर डूइंग वेल, तो डूइंग से पहले हर का यूज होगा। जिरंड क्या होता है, वर्ब के बाद अगर आप आईएनजी लगा के उसको नाउन बना देते हो तो वो जिरंड फॉर्म बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ क्या बात हो रही है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल, एक स्कूल गर्ल के बारे में थी जो फ्रंट पेज स्टोरी थी। दैट हैड हर्ट, जिसने खुद को हर्ट किया। अब देखिए यहाँ बात लड़की की हो रही है और लड़की एक जिंदा लड़की है, तो जिंदा लड़की है तो वहाँ दैट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ हु का यूज़ होगा। जो भी अपने लिविंग थिंग्स रहती हैं, जैसे भी कोई भी व्यक्ति है, उनके साथ हमेशा हु का यूज़ होता है, ना कि दैट का। ठीक है, तो यहाँ जो
एक्सेप्शन केस है उसमें दैट का यूज हो सकता है, पर यहाँ हु का यूज होगा, क्योंकि एक स्कूल गर्ल एक लिविंग थिंग है, लड़की है एक, तो यहाँ हु का यूज होगा। प्रॉपर रूल क्या कहता है अपना, रूल क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, इस टाइप की जो लाइन होती है ना, जैसे मैंने एक लड़की को देखा जो स्कूल में पढ़ती है, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है किसी एक प्रोनाउन के यूज करके, जैसे दैट, हु, हुम, विच, ये सब प्रोनाउन ही है। इनका यूज करके हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जिसमें पहले सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, फिर उसका आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसके बाद एक प्रोनाउन का यूज होना ज़रूरी होता है। यहाँ दैट की जगह जो हु यूज कर रहे हैं ये एक प्रोनाउन है और इनका यूज करना ज़रूरी है। इन्हें अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अपने जो स्कूल गर्ल है उसका रिफ्लेक्शन ही है ना, ये उसी के बारे में बता रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रूल क्या कहता है अपना, इसके बारे में 3-4 रूल हैं। जैसे पहले रूल क्या है, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा यस्टरडे। देखिए यहाँ दी मैन और डॉग दो लोगों के बारे में बात हो रही है, कि एक आदमी और एक जो डॉग है उसको मैंने देखा, कल देखा, तो यहाँ दैट का यूज हुआ है। अभी मैंने कहा था जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हु का यूज होता है, पर यहाँ मैन और डॉग दो लोगों की बात हो रही है। जब भी कैसी हो, एक लिविंग थिंग हो और दूसरा कोई एनिमल हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, कि अगर मान लो द मैन एंड हिज बुक या हिज चेयर, जो भी आप कह सकते हैं, एक लिविंग थिंग प्लस में या कोई एनिमल या उसके नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो हमेशा प्रोनाउन दैट का यूज होगा। ये अपना रूल कहता है, ठीक है। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल। फ्रंट पेज स्टोरी अब एक स्कूल गर्ल के बारे में थी, दैट हैड हर्ड हरसेल्फ वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। देखिए यहाँ स्कूल गर्ल के बारे में बात हो रही है और एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होना ज़रूरी है, और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट का यूज हुआ है, जो यहाँ गलत है, क्योंकि स्कूल गर्ल एक लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग के लिए दैट का यूज होना सही नहीं है। एक्सेप्शनल केस में होता है, जो रूल्स अपने आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ हु का यूज होगा, क्योंकि यहाँ स्कूल गर्ल के बारे में बात हो रही है। अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स भी देख लेते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, जब भी किसी लिविंग थिंग द मैन एंड नॉन एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, जैसे यहाँ हिज डॉग है, हिज डॉग के अलावा नॉन लिविंग थिंग या बुक, चेयर, टेबल, किसी के बारे में बात होती, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट का यूज होता है। ये अपना रूल है। लिविंग थिंग के लिए हु का यूज होगा, पर यहाँ द मैन एंड हिज डॉग दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ दैट का यूज होगा। पहला रूल ये हो गया। दूसरा क्या है कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो वहाँ दैट का यूज होता है। यहाँ मिस्टर मिश्रा लिविंग थिंग है तो अपने हिसाब से हु का यूज होना था, पर क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ दैट का यूज होगा। ये अपना सेकंड रूल हो गया। इन रूल्स को क्या आप बार बार देखिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये रूल आपको ज़्यादा याद रहेंगे। आप रट्टा मार के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो आपके दिमाग में आएगा। चलिए अगला रूल क्या है, जहाँ भी ऐसा हो कि ऑल का यूज व्यक्ति के लिए हो, जैसे एग्जांपल है कि ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यहाँ व्यक्तियों के लिए बात हो रही है। तो जहाँ भी ऐसा हो कि ऑल का यूज किसी व्यक्ति के लिए हो, तो आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु या दैट का प्रयोग होगा। ये दो रूल एक जैसे से हैं। जब व्यक्तियों के बारे में बात होगी तो हु और दैट किसी एक का यूज कीजिए। जब ऐसा हो कि वस्तु के बारे में बात हो तब क्या है, सिर्फ दैट का यूज होगा। मतलब व्यक्तियों के लिए हु या दैट दोनों का, और वस्तु के लिए दैट का। कब, जब ऑल है उसके बारे में बात हो रही हो। तो ये 4 रूल हो गए। लास्ट रूल क्या है, ये जो 3 रूल हैं ये ऑल से रिलेटेड रूल हैं, है ना। जब भी ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो हमेशा दैट का प्रयोग होगा। कैसे, ऑल द मनी को अपने काउंट नहीं कर सकते, दैट आई गेव हर एज हैज़ बीन स्पेंट, है ना। तो यहाँ ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, या ऑल दी वाटर, है ना, वाटर को काउंट नहीं कर सकती, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। देखिए
इस लाइन में हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, और क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तो उसके बाद की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इससे पहले वाले के हिसाब से होती है जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ एक्चुअली बात आई के बारे में हो रही है और आई के साथ एम का यूज होता है, तो यहाँ इज की जगह एम का यूज कीजिएगा, वो सही होगा। तो एरर इस पार्ट में है। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, यहाँ वर्ड यूज हुआ है अवेल ऑफ। अब अपना रूल क्या करता है, एरर तो इस पार्ट में है, क्यों है वो देखते हैं। इसमें एक रूल लगा हुआ है। रूल क्या कहता है, ये कुछ वर्ड्स हैं, एक्विट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज़, रिज़ाइन, अप्लाई, अडेप्ट, एब्सेंट, एंजॉय, ये सब क्या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ज़रूर आता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई की माई सेल्फ, शी की हर सेल्फ, है ना, आवर सेल्फ, ये सब हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या है, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मीन जो सब्जेक्ट है वो उसी प्रोनाउन को वो दिखाता है ना, शो करता है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ज़रूर होता है, और एग्ज़ाम्स में इसीलिए ये वाले वर्ड्स को डाल के एरर्स पूछी जाती हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को याद करके रखना होता है। इसका कोई रूल तो है नहीं, ये वर्ड जिसको याद होगा वो ये एरर फाइंड आउट कर लेगा। अदरवाइज दिखने में हमें वो लाइन एकदम सही लगती है, पर ग्रामेटिकली उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना ज़रूरी रहता है। अब देखिए एग्जांपल क्या है, द ऑफिसर्स एक्विटेड, एक्विटेड का यूज है मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देमसेल्फ का यूज है यहाँ, हरसेल्फ का, ठीक है, इसमें फिर देमसेल्फ का, योरसेल्फ, और ये माई सेल्फ। तो ये सब वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना ज़रूरी है। तो उस जो पिछले अपना क्वेश्चन था उसमें एरर किस पार्ट में आएगी, इस पार्ट में। क्यों आएगी, जब भी हमें लगे कि जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज होगा, अब इसका यूज कहाँ होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, तो हमेशा फर्स्ट पार्ट को सही मान के चलना है और एरर दूसरे वाले में ही टिक करनी है। क्योंकि माई सेल्फ को यहाँ डालेंगे तब भी वो एक ही सही है, और यहाँ लिखेंगे तब भी सही है, तो एरर सेकंड पार्ट में ही करनी है, क्योंकि हमें लाइन शुरू से हमेशा सही मान के चलनी होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ किसकी बात हो रही, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, है ना, हैज़ टू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब प्रत्येक की बात हो रही है तो यहाँ भी जब प्रोनाउन की बात करेंगे तो देयर की जगह प्रत्येक के लिए देयर थोड़ी आएगा, यहाँ हिज का यूज होगा। क्यों, ईच ऑफ देम, प्रत्येक की बात हो रही है तो प्रत्येक तो सिंगल है ना, सिंगल है तो यहाँ हिज प्रोनाउन का यूज होगा, और कौन सा, है ना, तो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ यूज होगा, ना कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। यहाँ देखो कंपनी कितनी है, एक कंपनी है। जब कंपनी एक है तो एक ही कंपनी का एम्प्लॉय है ना, यहाँ देयर लगा हुआ है, देयर का मतलब तो एक से ज़्यादा कंपनियाँ होगी, पर कंपनी एक ही है तो यहाँ देयर की जगह इट्स का यूज होगा। तो कंपनी की जगह इट्स का यूज होगा, ना कि देयर का। यहाँ हिज का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कोई लिविंग थिंग नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल है, कंपनी है एक, तो कंपनी के लिए इट का यूज होगा, ना कि ही या हिज का, है ना। तो यहाँ इट्स का यूज होगा और एरर इस पार्ट में टिक की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही टॉक्ड ऑन द फोन for hours together, who really irritated his parents a lot। यहाँ सोचने वाली बात है कि वह फ़ोन पे काफ़ी घंटे तक लगातार बात करते हैं ना।
जो कि उनके पेरेंट्स हैं उनको इरिटेट करती है। या इरिटेट ही करता है या उसकी जो बात करने की आदत है वो करती है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप यहाँ एरर अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे कि उसको इरिटेट कौन कर रहा है, ही कर रहा है या उसकी जो बात करने की आदत है वो। अगर बात करने की आदत है वो इरिटेट कर रहा है तो यहाँ हु नहीं आएगा, क्योंकि हु तो ही के लिए आएगा। ठीक है, हु ही के लिए आएगा तो यहाँ बात करने के लिए क्या आएगा, ही टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर दैट रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट, है ना। वो जो बात करने की आदत है वो इरिटेट कर रही है उनके पेरेंट्स को, तो यहाँ एरर इस पार्ट में टिक की जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अभी हमने रूल पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही नहीं चाहिए। तो दो कैटेगरी होगी, वो वर्ड जो जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, एक तो वो वर्ड्स हैं, और कुछ वो वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। तो ये आपको दोनों याद रखने होंगे। पहले वाले मैंने पीछे बताए हैं कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। क्या है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइड। ये ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ, तो यहाँ कीप का यूज हुआ है तो योर सेल्फ को यहाँ हटा देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो एरर किस पार्ट में होगी, यहाँ अपनी एरर इस पार्ट में देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ कीप का यूज हुआ है तो कीप के साथ वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिसिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है बीइंग। जहाँ भी बीइंग लिखा दिखे ना तो ये मान लेना कि उसके आसपास कॉमन एरर का कोई ना कोई एरर मिल जाएगी। क्यों बीइंग इसीलिए डालते हैं ताकि आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको क्या वो रूल पता है। तो बीइंग के साथ रूल क्या होता है, सबसे पहले इस लाइन में देखते हैं। यहाँ लिखा है मिसिस प्रताप, और यहाँ कोमा यूज हुआ है। जब भी ऐसा हो कि कोई नाम लिखे, एक सेकंड, जब भी ऐसे हो कि कोई नाम लिखा हो फिर कोमा लगा हो और उसके बाद लिखा है जैसे राम डांसर, है ना, LDC, तो ऐसे कुछ अगर वर्ड्स लगे हों तो इसका मतलब अगर कोमा के साथ, तो मान लो कि ये जो बात हो रही है वो राम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ मिसिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, तो ये जो बीइंग ए गुड टीचर है वो मिसिस प्रताप के बारे में बात हो रही है। तो अभी ये क्या है, लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, और एक लाइन में एक ही सब्जेक्ट होता है और ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं। तो यहाँ देखिए शी का यूज हुआ है, तो जो गलत है। क्यों, क्योंकि मिसिस प्रताप के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करना गलत है। अगर ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाती, मीन्स सपोज करो कि ये लाइन यहाँ कंप्लीट होती है और यहाँ डॉट लगा हुआ है ना, अगर यहाँ फुल स्टॉप है और ये लाइन कंप्लीट है तो हम नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। पर अभी यहाँ फुल स्टॉप नहीं है तो मतलब लाइन चल रही है, तो यहाँ दोबारा सब्जेक्ट का यूज करना और उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ जो एरर है वो इस प्लग, थैंक यू। ठीक है, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज़ सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। यहाँ क्या है, एक नेम लिखा हुआ है और नेम के बाद उसके जैसे सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हो रही है। बीइंग ए गुड टीचर मीन उसकी जो भी उसकी विशेषता है उसके बारे में बात बताई जा रही है। सपोज एग्जांपल देखते हैं, कोई जैसे राम लिखा है, फिर आगे अगर लिख दें डांसर, फिर कोमा लगा कर लिख दें सिंगर,
तो इसका मतलब है राम के बारे में बात हो रही है और वो डांसर भी है, सिंगर भी है। उसके बाद अपने अगर कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी राम लिखा हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट का दोबारा प्रोनाउन या फिर नेम यूज नहीं करेंगे। जबकि इस लाइन में मिसिस प्रताप का यहाँ यूज हुआ और यहाँ शी का यूज हुआ है, तो क्योंकि यहाँ लाइन कंप्लीट नहीं हुई है मिसिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर और फिर से दोबारा शी का प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो ये गलत यूज है। यहाँ शी का यूज नहीं आना चाहिए। तो सही यूज क्या होगा, मिसिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो ये हमारा सही यूज होगा, यहाँ सी को हटाना पड़ेगा और इसके बाद ये सही है। अब हम इसमें बात करते हैं बीइंग के यूज की। कोई भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस में अगर आपको बीइंग दिख जाए, आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ कोई ना कोई एरर होगी, और वो एरर क्या होगी उसके लिए आपको बीइंग का यूज करना आना चाहिए। बीइंग का यूज कैसे करते हैं, बीइंग का सिंपल सा फंडा है। जैसे हम ये लाइन लेके चलते हैं, इसमें बीइंग ए रेनी डे लिखा हुआ है, ही डिड नॉट गो आउट ऐसा लिखा हुआ है। जब भी लाइन बीइंग से स्टार्ट हो तो आप ये देखिए इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ ही है ही। अब ही सब्जेक्ट को बीइंग से पहले जोड़ के देखिए, क्या ये लाइन सही है। ही बीइंग ए रेनी डे, वह रेनी डे होने के नाते, ही तो रेनी डे नहीं है, इसका मतलब ये ही यहाँ नहीं आ सकता। और क्योंकि ही का यूज यहाँ नहीं हो सकता तो इसके लिए इसका खुद का एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और वो सब्जेक्ट क्या होगा, इट। तो इट बीइंग ए रेनी डे ही डिड नॉट गो आउट, इस लाइन का सब्जेक्ट इट हो गया और इस लाइन का सब्जेक्ट ही हो गया। अब देखना यही होता है कि क्या दोनों के सब्जेक्ट सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो यहाँ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ यूज़ कर लीजिए सब्जेक्ट को। क्योंकि इन दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, ही और इट, इसलिए दोनों में अलग अलग की है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बीइंग पोलाइट सुनील इज लाइक्ड बाय एवरीवन। यहाँ देखिए बीइंग से पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो आगे वाले सब्जेक्ट को देखिए, सुनील को यहाँ लिखिए। क्या ये सुनील यहाँ सूट बैठता है, सुनील बीइंग ए पोलाइट, मतलब सुनील पोलाइट होने के नाते सुनील इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हमने यहाँ सुनील का यूज़ ना करके ओनली यहाँ यूज़ किया है। तो ये वाली लाइन अपनी सही है, और क्यों सही है वो मैंने बता दिया। अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखना ज़रूरी है। अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम ही हैं तो एक ही जगह लिख दीजिए, और वो भी यहाँ, फिर वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It was in 2006 that we first flew to the United States। देखिए इसमें क्या है, वही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है दैट का, जबकि इससे पहले टाइम की बात हुई है, 2006 की बात हुई है। तो टाइम के लिए हमें पता है व्हेन का यूज आता है, तो दैट की जगह व्हेन का यूज कीजिए। यही अपना यहाँ एरर है और यही अपने इसकी करेक्शन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। It was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies। इसमें क्या है, यहाँ लिखा हुआ it was me, ठीक है, वह मैं था जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। उसकी स्टडी की सक्सेसफुल कंप्लीट होने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करनी थी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, मैं था। अब जबकि हम बोल रहे हैं हिंदी में, हमने ट्रांसलेट किया और हम बोल रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं था, मीन्स कौन था, आई था। जबकि यहाँ यूज किसका हुआ है, मी का। तो जब इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स इट वॉज मी, वो मैं था जो रिस्पॉन्सिबल था, वो मैं था मतलब आई था। तो यहाँ आई का सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बस ये इसमें एरर है। एक बार आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि यहाँ आई क्यों आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर होगी। और क्या एरर है, यहाँ मी की जगह आई का यूज कीजिए, तब ये लाइन सही होगी। चलिए नेक्स्ट। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज।
ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए यहाँ इसमें डाला है कि मेरे को आपको एक रूल बताना था। वो रूल क्या है, एक सेकेंड। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। देखिए ये वाला एग्जांपल मैंने आपको इसलिए इसमें डाला है कि इसमें एक अच्छा सा रूल बताने वाला है। और जब भी आपको लगे कि जिसमें 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लिखे हुए हैं इस टाइप में, तो आप 2 रूल हैं, उन 2 रूल को देख लीजिए। अगर उस हिसाब से सही है तो ठीक है, वरना वहाँ कोई ना कोई एरर आपको पक्का मिल जाएगी। और वो रूल क्या है, रूल अपना क्या कहता है, 2 रूल है, रूल 6 और 7। 6 क्या कहता है, जब काफ़ी सारे प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में हो और किसी गलत बात का भास ना हो, मीन्स कोई गलत बात ना कही गई या हम कोई हमारी गलती उसको हम स्वीकार कर रहे हों, है ना, तो उस टाइप की अगर सेंटेंस नहीं है तो उस सेंटेंस में जो प्रोनाउंस होंगे, प्रोनाउंस 3 टाइप के हैं वैसे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कह रहा है, सेकंड पर्सन होता है जो आपकी बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं है और जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, तो वो अपना थर्ड पर्सन होता है। तो इन तीनों पर्सन्स का जो सीक्वेंस होगा, किस हिसाब से उनको लिखना है, वो सीक्वेंस ये होगा। कब, जब हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हों और कोई गलती स्वीकार ना कर रहे हों, उस केस में इस सीक्वेंस में प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल है यू, ही एंड आई। जैसे यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ 3 प्रोनाउन का यूज हुआ है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, तो यहाँ जो रूल फॉलो हुआ है वो ये वाला हुआ। ऐसे ही ये 2 एग्जांपल हैं। अब रूल 7 क्या कहता है, रूल 7 में अपने अभी जो 6 में बात की थी, कोई गलती स्वीकार कर रहे हो या कुछ गलत बात कर रहे हो, उस केस में प्रोनाउन किस सीक्वेंस में आएंगे, तो उस केस में सीक्वेंस होगा 1 2 3 सिंपल। मीन्स सबसे पहले मैं खुद की गलती स्वीकार करूँगा, फिर आपकी गलती है, फिर तीसरे व्यक्ति की गलती है ना। आई, यू एंड ही, वहाँ क्या था, यू, ही एंड आई, मीन्स 2 3 1, और यहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ क्या है 1 2 3, ठीक है। तो ये 2 रूल आपको याद रखने हैं जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कहीं भी कॉमन एरर्स में, जहाँ 2-3 प्रोनाउन एक साथ लिखे हों, तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, या तो सीक्वेंस ये वाला होगा या सीक्वेंस ये वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने रूल देख लिया। हाँ, ही बाथ हिमसेल्फ इन ए रिवर। अब इस लाइन में देखिए, हमने 2 टाइप के वर्ड्स देखे थे जो याद करने थे। एक वो वर्ड जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है और एक वो जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। बात इस कैटेगरी में आता है। बात ऐसा वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, जबकि इस लाइन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज हुआ है जो गलत है। तो यहाँ एरर इस पार्ट में है और सही लाइन होगी अपनी ही बात इन ए रिवर, ठीक है। तो ये अपना सही होगा, इस पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। इसमें क्या है, मास्टर डिड नॉट नो मीन्स मास्टर नहीं जानता। अब इसको बोल के देखिए, मास्टर नहीं जानता कौन से सर्वेंट ने जो डिनर सेट है महंगे वाला वो तोड़ा, मीन्स कौन सा। जब भी कोई लाइन में इस टाइप की मीनिंग निकले कि कौन सा खिलाड़ी, है ना, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा प्लेयर, कौन सा गेम, है ना, मीन्स इस टाइप के अगर एग्जांपल्स हों कि कौन से खिलाड़ी ने विच, तो वहाँ विच ऑफ का यूज होगा। जैसे एक सेकंड, वहाँ विच ऑफ का यूज होगा, ना कि हु का।
तो यहाँ ये गलती है, हमेशा विच ऑफ दी सर्वेंट, प्लेयर, गेम, कंट्री जो भी है, मीन्स ऐसा था ना, काफ़ी सारे उसमें से ये सारे इतने सारे लैपटॉप्स हैं, इसमें से कौन सा लैपटॉप है उस राम का है। तो विच ऑफ द लैपटॉप, विच ऑफ द मोबाइल, विच ऑफ द प्लेयर, विच ऑफ द गेम, विच ऑफ द बॉल, विच ऑफ द पेन, विच ऑफ द बॉय, विच ऑफ द गर्ल। मीन जब काफ़ी चीज़ों में से हमें एक को हम पूछ रहे हैं कि कौन सा, तो तब विच ऑफ का यूज करेंगे, ना कि हु का। तो ये हमने कुछ 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस से कॉमन एरर्स पूछी जाती है वो हमने रूल्स भी पढ़े हैं। प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप ये वीडियो देखिए। इसमें जो हमने रूल्स की बात की उसको ध्यान में रखिए, प्रोनाउंस इनसे बाहर नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है। कुछ फिक्स कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है, वो अगर आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको याद रह जाएंगे, और एग्ज़ाम में आप देखते ही वो फाइंड आउट कर लेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।